यदि आपके घर में किसी जगह पे दक्षिण दिशा में ढलान है या गड्ढा है तो वहां पे हेल्थ इश्यूज रहेंगे। वास्तु इस समय नॉर्मली दो चीजों पे आधारित हो रही है, एक है भय, दूसरा है लालच। किसी भी चीज को जन्म देने के लिए आपको चाहिए अग्नि, फायर। अगर पति और पत्नी में आग ही नहीं है विजयसी, बच्चा कहाँ? तब मैंने नहीं देखा फिश टैंक से कोई करोड़पति हो गया। पृथ्वी बहुत बड़ी मैग्नेट है और हम भी मैग्नेट हैं। हमारा नॉर्थ पोल हमारा सर है, इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप दक्षिण की तरफ सर करके सोएं। महिला को असमय कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपके नाक कान खड़े हो जाना चाहिए। जो छोटे फ्लैट्स है ना, उनको दो तीन चीजों का ख्याल रखें। उनकी जो दीवार है ना, वही पैसाच बिथी है। तो कभी भी सोते समय बेड को अपनी दीवार से चिपका के न रखें। अगर आप स्थिर हैं, आप शांत हैं, आप प्रसन्न हैं, आप गंभीर हैं, तो आपका निर्णय बेहतर होगा। मेरी घोर आपत्ति है उन वास्तुविदों से जिनकी रील भी वायरल हो रही है, वो अब देश का नुकसान कर रहे हैं। हमारे एक जीजा ही थे बनारस में, वो कहा करते थे कुत्ता सो कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता और कुत्ता सो कुत्ता। राम राम, जय श्री राम। एक बार फिर आपका स्वागत है बतकही चौक पे। और बतकही चौक पे हमने आज सजा ली है पंचायत इसलिए कि एक सवाल जो मेरे साथ मेरे सहयोगियों में भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आ रहा था कि वास्तु क्या है। हमने एक रील देखा कि वास्तु गलत होता है तो मौत हो जाती है, वास्तु क्या मकान बनाने तक सीमित है, आने वाली लक्ष्मी, इंडस्ट्री, कई ऐसे सवाल थे। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे को बुलाया जाए जो वास्तु का अच्छा ज्ञान रखता हो। तो हमने आमंत्रित कर लिया अपने पुराने पहचान के मित्र। इस बार वास्तु पे इनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ धन्यवाद हम देना चाहेंगे राम राम ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। पिछली बार तो मैं अकेले था जी, क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे थे। जी, जी। इस बार हमारी हम 5 लोग बैठ के बस वास्तु को समझेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही आनंद का विषय है। क्योंकि सवाल इनके पास भी थे तो हमने कहा तो सबसे पहले वही वास्तु क्या है। देखिए, वास्तु जो है वो संस्कृत का वसु वस धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी, भूमि। तो वास्तु को अगर हम सरलतम भाषा में समझना और समझाना चाहें अपने दर्शकों को, तो इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर प्रकृति के और पंचतत्वों के साथ सम्यक रहते हुए, संतुलन बनाते हुए किस प्रकार से हम अपने घर का या जीवन का निर्माण करें ताकि हम एक सुखद और समृद्धशाली जीवन जी सकें और इस प्रकृति की पोषक ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकें। इसी कला, विज्ञान और पराविज्ञान के समन्वय के ज्ञान का नाम है वास्तु शास्त्र। तो वास्तुशास्त्र जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया कि वास्तु है क्या, और जो आप सुनते आ रहे हैं क्या वही वास्तु है और वास्तु के सिद्धांत क्या है। देखिए, वास्तु में पहला शब्द है, जैसे कि आपके एस्ट्रो चौक है, हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी पे बात की थी। तो न्यूमरोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं 9 ग्रहों की, 9 प्लैनेट्स की। हम लोग सूर्य की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, और जिंदगी भर लोग उसके उपाय करते रहते हैं ज्योतिष में। लेकिन उसका क्या जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी, ये भी तो एक ग्रह है, इसके ऊपर हम निवास कर रहे हैं, इसकी भी तो तरंगें हैं, इसकी भी तो ऊर्जाएं हैं। धरती को हम अपनी माँ बोलते हैं, यहीं से हम अन्न ग्रहण करते हैं, इसी के ऊपर हम जीवन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने ज्योतिष पढ़ डाली, न्यूमरोलॉजी पढ़ डाली, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचा कि इसका हम क्या करें और इसके उपाय क्या। बहुत शानदार। यानी शनि की साया है, मंगल की माया है, सूर्य की दशा है, बुध कमजोर है, बृहस्पति ये है, शुक्र जाके 9वें घर में बैठा है, लेकिन हम अपनी धरती को ही भूल गए। यही है, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, पहले बाई कहा लें फिर ब्यानो मटे। जैसे किसी के यहाँ पार्टी हो रही, घर की माँ भूखी बैठी है और तुमने रिश्तेदारों को, तो हमने मौसी के बारे में, फूफा के बारे में, बुआ के बारे में सबको सजा लिया, सबकी हमने आओ भगत कर ली। हमारी माँ कैसी है, वो जहाँ पे हमने, जिसके गर्भ में हमने जन्म लिया, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस ग्रह को समझना जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात
बताना चाहता हूँ वास्तु की शुरुआत में ही। ठीक है, जैसे कि आप हैं और आपका ये शरीर है, ठीक है ना, तो आपको तो ये लगता है कि सामने हम बैठे हुए हैं ब्रजेश जी और ये हमारा शरीर है, आपको इसी रूप में लोग जानते हैं। लेकिन शास्त्र की अवधारणा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि हम लोग पंचकोश में बटे हुए हैं। पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमारा शरीर 5 कोशों में बटा हुआ है। अन्नमय कोश वो स्थूल शरीर जो अन्न से चलता है, जो दिखता है, लेकिन वो है क्या? 1/5 यानी कि 20%। इसका मतलब आप 80% कुछ और हैं जो दिख नहीं रहे हैं। जैसे आपका मन नहीं दिखता है, आपकी भावनाएं नहीं दिखती हैं, आपके अंदर विद्यमान ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। आपके भावों को मैं महसूस कर सकता हूं, देख नहीं सकता हूं। इसी तरह से जब एक घर का निर्माण करते हैं, एक वास्तु का निर्माण करते हैं, तो आप जो वस्तु को जान रहे हैं वो केवल 20% है, 80%। कुछ और है। तो क्या वही जो मैं वास्तु है वो मकान बनाने तक ही सीमित है? जी नहीं, वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम जो वास्तु देख रहे हैं कि यहाँ किचन, यहाँ बाथरूम, यहाँ लैट्रिन होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, दिमाग, ये सब यही हम सारी की सारी रील्स वीडियो आप इसी पे देख रहे हैं ना। यही चल रहा है आजकल। ये केवल 20% है। 80 क्या है? 80 क्या है? तो 80 के बारे में बताऊंगा। पहला सिद्धांत, जो हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, पहली सिद्धांत है लैंड एनर्जी, यानी कि भूगर्भ ऊर्जा। इस जहां पे हमने मकान बनवाया है उसकी ऊर्जाएं कैसी हैं? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो मनुष्य का ब्रेन है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और जिस दिन वो वाइब्रेशन शांत हो जाते हैं, बी डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। ठीक है ना। हमारा सब कुछ जो है उन ब्रेन के सेल्स के कंपन पे आधार है। और जो कुछ साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, उन्होंने पाया है कि जो ब्रेन की सेल्स हैं, कोई भी चीज़ अगर कंपन करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो होती है अराउंड 7.83 हर्ट्स आइडियल। तो आप ये मान लीजिए कि 7 से 9 के बीच में हो सकती है, ऊपर नीचे। हमारी पृथ्वी जो है उसकी वो भी कंपन करती है, वो भी वाइब्रेट करती है। और इसीलिए आप देखेंगे पृथ्वी में स्वतः घास उगाती है, स्वतः पेड़ उगाते हैं। क्यों? जब तक वाइब्रेशंस नहीं होगा ना, एनर्जी नहीं होगी, वाइब्रेशंस नहीं होगा, आप कुछ उत्पन्न क्रिएट नहीं कर सकते। तो वहां पे भी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी लगभग 7.83 हर्ट्ज के आसपास है। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भूगर्भ जो ऊर्जाएं हैं, जो लैंड एनर्जी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बात नहीं होती है। हमारी उस जमीन की केमिकल कंपोजिशन कैसी है? जैसे कि आप यदि किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां युद्ध हुआ है तो आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी। आप जब पहाड़ पे जाते हैं, हरियाली देखते हैं, नदी देखते हैं, झरना देखते हैं, तो आपको डिफरेंट फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की ऊर्जाएं अलग अलग प्रकार से होती हैं। इसके बारे में डिटेल सब्जेक्ट और ही बात कर सकते हैं, लेकिन एक लैंड एनर्जी। अब दूसरा लैंड में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। तो यदि हमारे घर में या किसी जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस नहीं है तो वहां पे जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। मैं आपके दर्शकों को और आपको भी, जहां जहां इस तरह की चीजें, अब आप पूछिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का घर में क्या महत्व है, कैसे पता चलेगा? किसी फैक्ट्री में क्या महत्व? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है स्लोप। अच्छा, स्लोप, ढलान। तो यदि आपके घर में किसी जगह पे दक्षिण दिशा में ढलान है या गड्ढा है तो वहां पे हेल्थ इश्यूज रहेंगे, वहां जीवन में अस्थिरता रहेगी, रिश्तों में भी, पैसे में भी, और भी तरह की चीजों को लेकर के। उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होल्ड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपके विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी। जब आपके विचार स्थिर नहीं होंगे, मन स्थिर नहीं होंगे, तो आप कलेश करेंगे, आप डिसीजन सही लेंगे, तो बाकी सब चीजें है। तो अतपिंडे तत् ब्रह्मांडे का ही खेल। और वास्तु किस प्रकार से हम पंच तत्वों को बैलेंस करें, किस प्रकार से प्रकृति के नियमों को, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो स्लोप है, इसलिए बहुत मैटर करता है, खास तौर से इंडस्ट्रीज में। अच्छा, हाँ, और बिजनेस में अगर स्लोप मेंटेन है, तो अगर हमने स्लोप को बैलेंस कर लिया है ना, और काफ़ी तरीके के वास्तु में ऐसी चीज़ें हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई कि जिस प्रकार से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे मैनेज करें कि वो पृथ्वी के सम्यक हो
और उस प्रकार से हम जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, लैंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर तीसरी चीज पृथ्वी में क्या है? मैग्नेटिक, चुंबकीय शक्ति। अगर कहीं पे एनर्जी का फ्लो है तो चुंबकीय शक्ति होगी। मैग्नेटिक, पृथ्वी बहुत बड़ी मैग्नेट है और हम भी मैग्नेट है। हमारा नॉर्थ पोल हमारा सर है, इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा तो ब्लड का फ्लो हेड की तरफ रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन पॉप ठीक रहेगा। अब आप उत्तर की तरफ करके सो गए तो क्या होगा? आपस में खिंचाव, तो नीचे की तरफ ब्लड जाएगा तो आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है। एक और चीज, अब जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो उत्तर से दक्षिण सिरे की तरफ, नॉर्थ से साउथ एक्सिस पे चलती हैं। इसीलिए व्यापार के लिए, अट्रैक्शन के लिए, मैग्नेटिक मतलब खींचेंगे लोगों को, ये बहुत जरूरी है कि आपका नॉर्थ और साउथ एक्सिस मेंटेन हो। ठीक है ना? तो यदि नॉर्थ और साउथ एक्सिस मेंटेन है, मतलब मैग्नेटिक एलामनी इसको बोलते हैं कि हमने किस जगह को हल्का रखना है, किस जगह को भारी रखना है, ताकि मेरे उस प्रमाइसिस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो वो इस प्रकार की हो कि वहां पे लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और एक प्रकार का आकर्षण पैदा हो। यदि आपके इस ऑफिस में आकर्षण है तो बहुत सारे लोग आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे? अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब है तो लोग, इसे कई जगह आप जाते हो तो और आप महसूस करते हो उसकी एनर्जी आपको काटती है। हाँ, आप सोचते हो निकलने यार यहाँ या जल्दी से जल्दी निकला जाए। अब मान लीजिए कोई शोरूम है, वहां की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग है तो आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, नहीं भी खरीदना होगा तो खरीद लेंगे सामान, बिल्कुल उस क्षण आपका आ जाएगा तो आप खरीद लेंगे। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वो हो गई सन, सूर्य। वास्तु और कुछ नहीं है, वास्तु इज नथिंग बट द ओरिएंटेशन एज पर द सन। तो हमको सन पाथ डायग्राम पता होना चाहिए कि जाड़े में सूरज किस तरफ निकलता है, किस तरफ अस्त होता है, गर्मियों में कैसा होता है, दक्षिणायन कब है और किधर से क्या होगा, कैसा है। सारा सिस्टम हमारा दक्षिणायन उत्तरायण पे है। अब अगर पूरा जीवन, हमारी जो प्राणिक एनर्जी है वो सूर्य से आती है। तो अगर हमारे घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, मुझे वो एनर्जीज नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो वास्तु क्या है? हमारे पूरे जीवन का जो दिनचर्या है वो सूर्य के ऊपर आधारित है। और पहले, अब तो लाइट आ गई, बिजली आ गई, इसलिए समस्याएं भी बढ़ गई। नहीं तो आप सुबह सूर्योदय के सामने सो के उठते थे, सूर्यास्त पे सो जाते थे, तो हमारी वास्तु भी ठीक रहती थी और हमारे शरीर की वास्तु भी ठीक रहती थी। हमारा शरीर सबसे बढ़िया बनाया भगवान ने, एकदम वास्तु के हिसाब से है। हाँ, पूरा शरीर आपको वास्तु के हिसाब से है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो वास्तु के हिसाब से नहीं है। ठीक है ना? बताऊंगा आपको मैं कि यहाँ की वास्तु भी आपको डिफाइन करूंगा। शरीर का वास्तु जाना जाएगा। हाँ। तब तक ये, फिर आपने 4 बताया, 5वां पॉइंट आप रह गया। 5वां पॉइंट है बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट। जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इनका बैलेंस होना चाहिए घर में। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो भी परेशानी है और कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो भी परेशानी है। इनके अलग अलग डायरेक्शन के अलग अलग तत्व हैं। जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व ईशान कोण तक जो है, ये आपका कौन सा है? जल तत्व है। आपने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया। मेरे पास चूंकि सवाल की श्रृंखला बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आता जाएगा मुद्दा बात किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, मैंने भी सुना है, चूंकि मैंने तो पढ़ा है नहीं, कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम हो तो घर में कैंसर होता है। क्या ऐसा सही है? देखिए, ऐसा है कि 2 तरीके से आप बात कर सकते हैं किसी भी विषय पे। एक जो शास्त्रों में लिखा गया हो, दूसरा जो आपका अनुभव हो। शास्त्रों में कैंसर का इसलिए जिक्र नहीं है क्योंकि वास्तु मेरा बनाया तो है नहीं, या जो लोग बोल रहे हैं उनका भी लिखा हुआ नहीं है। वास्तु के 18 ऋषि कहलाए हैं शास्त्रों में, है ना? विश्वकर्मा से लेकर के और उनके पुत्र, और उसके बाद वाराहमिरी, गर्ग ऋषि, है ना? और लेटेस्ट जो है वो राजा भोज, जिन्होंने लिखा समरांगण सूत्रधार करके, सबसे बड़ा ग्रंथ है। उस समय तो कैंसर था नहीं, तो शास्त्र में तो कैंसर है नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होना, गंदगी होना, क्योंकि बृहस्पति का स्थान है, निश्चित रूप से वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन ये कह देना कि कैंसर ही हो जाएगा, देखिए, वास्तु इस समय नॉर्मली 2 चीजों पे आधारित हो रही है। एक है भय, दूसरा है लालच। ब्रजेश जी, आप मेरे पास तब आएंगे या तो मैं आपको डराऊं,
कि तुम मरने वाले हो, तो आप भागे भागे चले जाओगे, पंडित जी ये लो 50,000 पूजा कर दो, हमारे घर की वास्तु कर दो। या मैं आपको ये लालच दूं कि मेरे पास में ऐसा एक जादू का चिराग है कि तुम 1 महीने के अंदर 50 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाओगे, तब भी आप मेरे पीछे आएंगे। तो पूरा सिस्टम लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं कि या तो डराओ या लालच दो। तो सारी रील्स में आपको यही मिलने वाला है, करोड़पति 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 अरबपति, करोड़पति बन जाओगे, कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे, कल मौत आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या वास्तु से मौत को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है? हानि लाभ जीवन मरण यश यप यश विधिहात। अगर रोका जा सकता था तो भगवान कृष्ण अभिमन्यु की मृत्यु को रोक देते हैं। रावण जिसने सारे ज्योतिष को रखा था, नहीं, मृत्यु और जीवन ये दोनों ही प्रकृति के अधीन है। इनको ना कोई रोक पाया है, ना वास्तु रोक सकती है, ना ज्योतिष रोकता है, ना उपाय रोक सकता है। और रोकना क्यों है? हमें भगवान ने एक समय दिया है यहाँ पे, हमें एक हमारा जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है उसके अनुसार मुझे जीवन मिला है, जितना मैं जीऊंगा अच्छे से जीऊंगा, है ना। वो आनंद का डायरेक्ट वो है ना डायलॉग, बाबू गुसाए, जीवन लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर वास्तु घर का खराब है, फैक्ट्री का खराब है, इंडस्ट्री का खराब है, तो जो मालिक है उसकी मौत भी हो सकती है? मैंने आपको पहले बताया, मृत्यु जो है वो नियति के अधीन है। हालांकि आपको यदि असमय मृत्यु हो रही है, मृत्यु 2 प्रकार से होती है, एक होती है अपना समय हो गया, आपको होना एक का कारण हो गया, हाँ, और एक वास्तु का एलिमेंट भी रह गया जो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। जो मेरा अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है और ये मनगढ़ंत भी हो सकता है, ना ये शास्त्र में लिखा है, ये मेरा अनुभव है, जो भी मुझे भगवती ने प्रेरणा दी है, जो मैंने देखा है अपने अनुभव में। एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोगों को नहीं आती है, वो है सटल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जाएं। ठीक है ना। अब सूक्ष्म ऊर्जाओं का मतलब है कि इनको आप देख नहीं सकते और ये किसी न किसी प्रकार से हर जगह विद्यमान है। ऐसा कोई कण नहीं है जहां पे ऊर्जा नहीं है। इनको आप किसी भी प्रकार का नाम दे दें, इनको आप गंधर्व कह लें, किन्नर कह लें, राक्षस कह लें, देवता कह लें, प्रेत कह लें, भूत कह लें, भगवान कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये ऊर्जाएं तो हर जगह है। ठीक है, हर तरीके की ऊर्जाएं और हर जगह अवेलेबल है। मैंने ये देखा है कि कभी भी असमय जो मृत्यु होती है, कि किसी को गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई या लगातार गंभीर बीमारियों से एक ही घर में हो रही है, ठीक है ना, खास तौर से महिलाओं के साथ में। अगर, क्योंकि महिलाओं के इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को लेकर बात कर रहा हूं, इंडिया को लेकर के मैं, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं हैं ना, वो अभी भी उनकी 99% महिलाओं की जीवन शैली अच्छी है। वो घर का खाना खाती हैं, सुबह सो के उठती हैं, वो शराब नहीं पीती हैं, मसाला नहीं खाती हैं, सिगरेट नहीं पीती हैं, नशे से दूर हैं। अगर किसी महिला को असमय कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपके नाक कान खड़े हो जाना चाहिए, जो कि वैज्ञानिक रूप से जस्टिफाई ना होती हो। मान लीजिए कि किसी का लीवर खराब हो गया, वो शराब पीता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शराब पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। आप चेन स्मोक करें तो आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। लेकिन किसी 18 साल के बच्चे को कैंसर हो जाता है, या 25 साल की महिला को कुछ हो जाता है, या 30 साल की महिला को कुछ हो जाता है, तो फिर जो वैज्ञानिक रूप से हजम नहीं होती बात हमारी, तो फिर हमारे नाक कान खड़े हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, कैंसर और सुसाइड, कैंसर, सुसाइड और आग जैसी घटनाओं में मैंने ये देखा है कि कॉम्बिनेशन काम करता है। जैसे कि एक ही एलिमेंट की वजह से कभी इस तरह के कांड नहीं होते हैं कि केवल नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगी तो ऐसा हो जाएगा, या साउथ वेस्ट में गड्ढा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। वहां पे आपको हिस्ट्री मिलेगी और वहां पे सूक्ष्म ऊर्जाओं का मैंने इंटरवेंशन देखा है। बिना सूक्ष्म ऊर्जाओं के इंटरवेंशन के असमय मृत्यु मैंने नहीं होती हुई देखी। और जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं लीडिंग क्वेश्चंस करता हूं, इससे पहले क्या हुआ था, तो मुझे कुछ ना कुछ कहानी। सूक्ष्म ऊर्जा को जैसे एक तरीके से दूसरा रूप में भूत प्रेत समझा जाए? नॉट ओनली भूत प्रेत, दूसरी तरीके की एनर्जी कुछ भी हो सकती है ना, जिस एनर्जी को सही यूज नहीं किया गया। देखिए, अब उसको सूक्ष्म ऊर्जा का मतलब ये हो गया, उसका एक सब्जेक्ट है, मैं बता दूं आपको। उसको आप, कुछ लोग प्रेत कह लेते हैं, कुछ भूत कहते हैं, कुछ देवता कहते हैं, लेकिन ये है सब क्या? देवी देवता भी क्या है? एक एनर्जी के छोटे छोटे ब्रह्मांड है ना। तो वो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ब्रेन 7.83 हर्ट्ज, तो यदि कोई ऐसा एनर्जी है जो घूम रही है और उसकी, सपोज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज है, आपके ब्रेन की कितनी है? 7.83, तो वो लो एनर्जी है। जैसे उसके आप संपर्क में आएंगे, वो आपको नीचे खींचेगी, नीचे खींचेगी, आप या तो बीमारी का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएंगे, आपके थॉट्स विचलित हो जाएंगे। अब उस 4 हर्ट्ज की एनर्जी को आप प्रेत कह लीजिए, आप पिशाच कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए,
मैं उसको इस प्रकार से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि एक एनर्जी का यूनिवर्स है, एक झुंड है, एक छोटा सा चक्रवात सा है जो कि जगह 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 छोटा या बड़ा अपने हिसाब से है, अवेलेबल है। तो मैं उसको इस तरीके से डिफाइन ज्यादा बेटर करूंगा। एक सवाल ये भी रहता है कि मैं तुम लोग को भी मौका दूंगा, ऐसा सोचोगे कि बस सर ही अपने सवाल लिए जी। जा रहे हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ा कठिन क्या है कि लखनऊ की में हम बैठे हैं, जी 1,000 स्क्वायर फीट में सब प्लॉट लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए तो 1,500 स्क्वायर फीट। जी तो ऐसे में वो संभव ही नहीं कि सीढ़ी के नीचे वॉशरूम नहीं होगा, जी। ये संभव ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में मालिक का कमरा होगा, जी किचन ऐसे होगा, वॉशरूम ऐसे होगा, जी। ज्वाइंट होगा नहीं। तो उसके लिए तो 2-3 बीघा में घर बने तो समझ में आएगा कि एक इधर इधर मंदिर नहीं, इधर ये नहीं। तो ये इसकी समस्या का समाधान कैसे हो? देखिए, एक तो ऐसा है कि जो छोटे प्लॉट हैं या छोटे फ्लैट भी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे वास्तु की एक और विधा है, वो काम करती है। उसका नाम है आय वास्तु। आप पूछिए आय वास्तु क्या होती क्या है? है? आय वास्तु है कि आपने किस साइज के कमरे बनाना है, किस साइज का बाथरूम होना चाहिए, किस साइज की टेबल होना चाहिए। ठीक है। और मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे कि पैसे के लिए जो टेबल है जहाँ पे आप बैठते हैं उसकी आय 5 होना चाहिए, उसको एक निकालने का फार्मूला है। तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यदि किसी ने दरवाजा भी आय के हिसाब से लगा दिया, एक निश्चित लंबाई का और चौड़ाई का, तो किसी दिशा में दरवाजा बना हो, अगर प्लॉट और फ्लैट 1,000 स्क्वायर फीट के नीचे है, सारे वास्तु दोष नगण्य हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है। तो ये आय वास्तु ऐसे प्लॉट्स पे, ऐसे फ्लैट्स में काम करती है जहां आपकी साइज हाँ 1,500 की स्क्वायर फीट की ऊपर है जगह, तो वहां पे जैसे कि एक सिद्धांत और है वास्तु में, जो हम लोग देवता वास्तु में यूज करते हैं, कि आप लंबाई और चौड़ाई को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 9 बाई 9 बाई 81 खाने बना दीजिए आप। ऐसे अच्छा, divide बॉक्स 81 बॉक्स, 81। ठीक है। उस 81 देवताओं में 81 खानों में 45 देवी देवताओं का निवास बताया गया। अब ये 45 देवी देवता क्या हैं? एनर्जी पॉइंट्स। ठीक है। किस पे आधारित हैं? अब किसी जमाने में हम लोग सब कुछ धर्म पे ही आधारित था, तो उन्होंने उन एनर्जी पॉइंट्स को देवताओं का नाम दे दिया। किसी को भल्लाट बोला, किसी को पितृ बोला, किसी को राक्षस बोला, किसी को रोग बोला, किसी को शोष बोला। लेकिन हैं ये एनर्जी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इन देवताओं की ग्रिड के आधार पे जो पहले का जो हिस्सा होगा लाइन 9 डिवाइड करने का, उसको बोला जाता है पैशाच विधि। उसको खाली छोड़ देना चाहिए, मतलब वहाँ कुछ ना बनाए, कुछ ना बनाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज की डेट में तो हम 1 इंच छोड़ना नहीं चाहते हैं और थोड़ा सा और बाहर निकाल लेते हैं, दबाना भी है। ठीक है ना। तो एक मैं आपको समाधान बता दे रहा हूं क्या करना चाहिए। जो छोटे फ्लैट्स हैं ना, उनको 2-3 चीजों का ख्याल रखें। वो उनकी जो दीवार है ना, वही पैशाच विधि है। तो कभी भी सोते समय बेड को अपनी दीवार से चिपका के ना रखें। अच्छा, थोड़ा सा छोड़ के 4 इंच। अगर किसी को नींद ना आती हो, वो ये करके देख ले, तुरंत उसको लाभ हो जाएगा। जो अगर नींद नहीं आ रही तो दीवार से अपने बेड को 4 इंच छोड़वा लीजिए। आपकी अलमारी, तिजोरी जिसमें पैसे रखते हैं, कभी चिपका के मत रखिए, 2 इंच खिसका के रखिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि फाइल हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उनको दीवार से सटा के मत रखिए, 3 इंच छोड़ के रखिए। तो वो क्या है, पैसाच विधि मान लीजिए दीवार को, उसको आप छोड़ दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से भी छोटे मकानों में हम जो है उसको दीवार को मान करके भी समाधान हो सकता है। और देखिए कई जगह ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ कि सीढ़ी के नीचे ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, तो उसके रेमेडीज होती हैं। कई बार हम लोग रेमेडीज करते हैं। यानी कुल मिला जुला के कि अगर आपको मकान बनाना 1,000 स्क्वायर फीट या 1,500 स्क्वायर फीट में, तो खुद शक्तिमान ना बनिए, सिविल इंजीनियर से पहले एक बार वास्तु के पास भी चले जाइए। देखिए मैं ये मानता हूँ हमारा बहुत दुर्भाग्य है। हमारा देश का दुर्भाग्य 2 तरीके का है कि हमारे, जब मैंने इस चीज को पढ़ा, आपको तो पता है क्योंकि आप सीईओ रह चुके अलग अलग कंपनी में, ठीक है। तो लेकिन आज सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना, जो नक्शा कंप्यूटराइज बनाते हो, कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से सब कैसे बनवा लीजिए। देखिए ऐसा है कि सबको अपना अपना काम करना है। वास्तु इजी तो है नहीं है। मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फलाना दिमाग का कितनी चीजें बता दी, ठीक है ना। तो लोगों को जो अपने हिसाब से सही लगता है, और मुझे इतना अफसोस होता है जब मैं आज जिस फ्लैट में रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, वो भी वास्तु सम्यक नहीं है, मुझे भी ट्रीटमेंट करने पड़े हैं किसी न किसी तरह के। कि अगर शास्त्रों में हम लोग कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा जपत रहता हनुमत बीरा, कहते नहीं कहते? हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ता है, क्यों पढ़ते हो तुम? क्या प्रमाण है?
प्रमाण ये है कि हमारे पुरखे तुलसीदास जी ने लिख के दिया है और उसके ऊपर हमने शोध किया है कि हम कोई भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमको भय मुक्त हो जाता है उसी क्षण। ये सही है गलत है, आप लोग बताइए। ये हमने मन में अवधारणा बनाई है। तो अगर तुलसीदास जी ने लिखा है तो जो राजा भोज लिख गए हैं, जो 12 मिरी लिख गए हैं, मैंने थोड़ी लिखे हैं, उन सूत्रों को तो अपना के देखो। अगर राजा भोज ने या विश्वकर्मा ने लिखा है कि भाई ये 4 दरवाजे हैं, यहां पे तुम्हारा मुख्य दरवाजा होगा तो धन आगमन होगा ही होगा, तो बना लो ना। 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, लोग 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ के मकान बना रहे हैं। तो दरवाजा लगाने में क्या जा रहा है? एक दरवाजा बनाने में क्या जा रहा है? 2-4-5 लाख रुपए आप वास्तु में और अपने घर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगाने में खर्च कर देंगे ताकि वो पॉजिटिविटी रहे, वहां पे कोई ऐसा गंभीर रोग ना हो, ठीक है ना। हालांकि एक बात मैं भूल गया, हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं कैंसर वाले में। मेरी घोर आपत्ति है उन वास्तुविदों से जिनकी रील भी वायरल हो रही है, वो अब देश का नुकसान कर रहे हैं। कभी भी किसी को ये मत बोलो कि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। हो क्या रहा है कि जब आप रोज रील देखते हैं कि कैंसर हो जाएगा, एक होता है मर्फी लॉ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमारे दिमाग में जो चीज होती है वो होती जरूर है जीवन में। अब हो क्या रहा है, कैंसर नहीं भी होना होगा ना, लेकिन खासतौर से महिलाएं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख करके, अब आपके पास में सोचिए किसी ने अपनी पूरी जीवन की कमाई से 1 BHK का एक फ्लैट लिया, अब वो क्या करेगा? नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम आ गया, उसके दिमाग में आपने बिठा दिया कि कैंसर हो जाएगा। अब वो सुबह दोपहर शाम कैंसर के बारे में सोच रही, नहीं भी हो रहा होगा तो हो जाएगा। हमको दक्षिण की तरफ पैर नहीं करना चाहिए, उसका मैंने आपको बता दिया लॉजिक। बिकॉज ऑफ नॉर्थ साउथ एक्सिस, हमारा ये नॉर्थ एक्सिस है, तो हमको साउथ की तरफ, अगर हम दक्षिण की तरफ अपने जो है पैर कर लेंगे तो मेरा हेड नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, और जब हेड नॉर्थ की तरफ होगा तो मेरे जो ब्लड सर्कुलेशन है धीरे धीरे वो दिक्कत होगी, तो इससे आपको माइग्रेन, अनिद्रा वगैरह हो सकती है। तो हमको दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, उसका एक कारण है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दक्षिण की तरफ पैर किए जाते हैं। दूसरा है कि यदि आप भारतीय परंपरा में जाएं तो दक्षिण को यम लोग कहा जाता है। 8 लोग पाले हैं 8 दिशाओं के, तो यम का स्थान है। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्लस आपकी तिजोरी का जो मुंह है वो भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण जो है वो एनर्जी का सिंकिंग जोन है। हमारे पास में 2 तरह की ऊर्जाएं आती हैं किसी घर में, एक प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा का स्रोत है उत्तर दिशा और प्राणिक ऊर्जा का स्रोत है पूर्व दिशा, यानी कि सूर्य का स्थान। तो नॉर्थ ईस्ट को अच्छा कहा गया क्योंकि उसमें जैविक और प्राणिक दोनों ऊर्जाओं का समन्वय है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट और साउथ ये होती है सिंकिंग जोन, यहां एनर्जी सिंक करती है। तो नॉर्थ और ईस्ट से आने वाला जो गुरुत्व, ये जो एनर्जी की जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, इनकी जो लाइंस होती हैं, किसी ने इनको लेस लाइन बोला है, किसी ने कुछ और बोला है, ये आती हैं। पर साउथ वेस्ट को बोला गया है कि आप भारी रखिए क्योंकि वहां पे टकराएंगी और फिर घर में घूमेंगी। तो एक तरीके का एनर्जी का, ऊर्जा का ऐसा प्रवाह बन जाता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके आधार पर बताया गया कि दक्षिण को आप बंद रखें, भारी रखें। लेकिन एक गलतफहमी बहुत है कि दक्षिण दिशा की, दक्षिण मुखी प्लॉट खराब होता है, जो कि गलत है। दक्षिण में एक जो है, यदि सूत्र लिखा हुआ है सम्रांगण सूत्रधार में कि दक्षिण मुखी मकान है और गृहक्षत देवता है। जैसे दरवाजों के लिए हम लोग जो है वो जो हमारी लंबाई चौड़ाई है ना, उसको आप 32 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 8 16 8 24 8 चौको 32, हर दिशा को 8 में डिवाइड कर दीजिए। वहां पे 32 देवताओं के नाम दिए गए हैं। मान लो आपका 80 फीट का प्लॉट है तो 8-8 फीट के हो जाएंगे सेक्शन, 40 फीट का फ्रंट है तो 5-5 फीट के हो जाएंगे, ऐसे। तो दक्षिण, ठीक दक्षिण दिशा जहां पे आ रही है उसके लेफ्ट में जो जगह होती है वहां पे गृहक्षत देवता होते हैं। और यदि गृहक्षत देवता के पद पे आपका मुख्य द्वार है, लक्ष्मी रहेगी भरपूर, एक बात। दूसरी बात, दक्षिण मतलब मंगल। जिसका कुंडली में मंगल पॉजिटिव है उसके लिए दक्षिण दिशा मतलब इतना सुख समृद्धि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो दक्षिण दिशा, सभी दिशाएं अच्छी होती हैं, ना कोई दिशा अच्छी है। जैसे चारों उत्तरमुखी मकान हो सकता है, पूर्वमुखी मकान हो सकता है, पश्चिम मुखी मकान होता है। डिपेंड करता है कि जो ग्रह का मालिक है उसकी कुंडली कैसी है, उसको कौन सा सूट करेगा। जनरल फार्मूला ना तो ज्योतिष में लागू होते हैं, ना वास्तु में लागू होते हैं, ना न्यूमरोलॉजी में लागू होते हैं। आप विशेष हैं, आपकी कुंडली विशेष है, इसलिए आपके अनुसार जो है दक्षिण मुखी मकान आपको सूट कर रहा है तो आप बना सकते हैं। इनफैक्ट
मंगल का काम कर रहे हैं अगर आप, तो दक्षिण मुखी बहुत अच्छा है। अब मंगल के काम कौन कौन से? ईंट भट्टा, निर्माण जो कार्य जमीन का वाला, काम, निर्माण। जमीन का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, हथियारों का काम कर रहे हैं, इनफैक्ट रेस्टोरेंट में भी मंगल का योगदान होता है, स्पाइसेस का आप काम कर रहे हैं, आप काम करिए दक्षिण मुखी। बहुत सारे हॉस्पिटल आपको दक्षिण मुखी मिल जाए, क्योंकि सर्जरी होती है, सर्जरी मंगल कारक है सर्जरी का, तो इसलिए वहां सर्जरी उस हॉस्पिटल में आपको ज्यादा सफल मिलेंगी जहां पे कि दक्षिण मुखी वो हॉस्पिटल है। चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है दक्षिण, हाँ खाना खाते समय और कुछ जो शुभ काम कर रहे हैं उस समय हमको दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। एक सवाल है कि वास्तु से जुड़े लोग कहते हैं कि अगर वास्तु खराब है तो संतान नहीं होगा, जी, संतान नहीं हो रहा है यानी घर का वास्तु खराब होगा। ऐसा कौन सा चीज़ है जो वास्तु में हम लूप होल कर देते हैं कि जो वंश है वह आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पे रुक जाता है, पुत्र नहीं होता, मिसकैरेज होते हैं, या ऐसी कई समस्या होती है? ऐसा है क्या वास्तु से? जी देखा गया है। हम्म। उसका कारण है घर में, देखिए अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी, ठीक है, और घर में एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों के बीच में अगर प्रेम नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है। तो घर में जो मैंने देखा है डायरेक्शन कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें पहली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया कि वहाँ प्राणिक और जैविक ऊर्जाएं दोनों वहीं से आना है। तो यदि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हुआ, या नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक भी हुआ, बंद है, या नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा है, किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट नेगेटिव है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है बृहस्पति का स्थान बोला जाता है। तो बृहस्पति संतान के कारक हैं ज्योतिष में। अगर बृहस्पति नेगेटिव हो जाएंगे तो वहां से एक नेगेटिविटी आ सकती है, एक बात। दूसरा स्थान है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो है वो आपके पितरों का स्थान है, ठीक है ना, वहां पितृ देवता निवास करते हैं, तो पितरों के आशीर्वाद नहीं होगा। और दूसरा है साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट भी है, ठीक है ना, इसलिए बोला गया है कि जो ज़्यादातर जगह बोला जाता है कि आपका जो सोने का स्थान है गृह स्वामी का, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ताकि वहाँ भारी रहे मामला। वहाँ पे अगर डिस्टेंस है तो भी समस्या आती है। लेकिन एक तीसरी चीज़ है, वो है साउथ ईस्ट। किसी भी चीज को जन्म देने के लिए आपको चाहिए अग्नि, फायर। अगर पति और पत्नी में आग ही नहीं है ब्रजेश जी, तो बच्चा कहां से होगा, है ना। अब मान लीजिए साउथ ईस्ट आग्नेय कोण कहलाता है, वहां पे आपने आग्नेय कोण में पानी का कुछ स्रोत बना दिया, आपका बाथरूम बन गया, आपका वहां पे पानी का टैंक आ गया, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक आ गया, वाटर टैंक आ गया, किसी तरह का पानी का स्रोत है। साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब हुआ तो पति पत्नी के बीच में ठंडक, जहां ठंडक वहां दिक्कत, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें मैंने देखी हैं कि अगर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, खासतौर से तीन दिशाओं में अगर कोई फॉल्ट होता है तो वहां पे, अब चूंकि देखिए ये सब चीजें साइंटिफिक हैं, क्योंकि यदि आपका साउथ ईस्ट है, वहाँ पे जहाँ पे आग्नेय कोण है वहाँ पे बाथरूम है, तो क्या है साउथ ईस्ट में सूरज जो है वो आता है दोपहर में, आपका किचन किसी और जगह पे होगा, एक तो साउथ ईस्ट में नहीं है, तो वहाँ पे अगर सूरज आएगा और सूरज की किरणें गंदगी पे पड़ेंगी और फिर वो एनर्जी आपके घर के अंदर फ्लो होगी, तो किसी न किसी रिश्ते खराब होंगे ही होंगे, स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा। तो साइंटिफिक है ना, तो इस तरीके से देखी गई हैं चीजें। वास्तु बस जो ये होता है मकान घर का ही होता है कि वास्तु ऑफिस का भी होता है? चूंकि हम ऑफिस बैठे तो इसकी भी बात होनी जरूरी है। इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में वास्तु का ब्रजेश जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या? अगर इस जगह पे आप काम कर रहे हैं, ये जगह वास्तु सम्यक है, यहाँ पे यदि सकारात्मक ऊर्जा का संचार है तो आपके लोग यहाँ ज़्यादा देर बैठना पसंद करेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, आपस में टीम वर्क होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे वायु का समागम ठीक नहीं है, एसी आप बंद कर दीजिए, फिर काम करा लीजिए, कर पाएंगे लोग? नहीं कर पाएंगे, वायु तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपकी ठंड होती है तो हम लोग हीटर लगा लेते हैं ना। अब हम भले ही कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पंच तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश तो करते ही हैं। हम एसी लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, लेकिन यदि हमारे ऑफिस में वो पांचों तत्व बैलेंस नहीं हैं तो आप देखेंगे, मैंने ऐसी कई इंडस्ट्रीज में विजिट की हैं जहाँ पे लोग बैंकरप्ट हो गए, जहाँ पे करोड़ों का घाटा हो गया, और मैंने पाया कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसे
ठीक हो सकता है। और उसमें दोनों चीजें पाई मैंने, एक तो जो बेसिक वास्तु के प्रिंसिपल थे वो गड़बड़ थे, दूसरा मैंने ये पाया कि इसकी कुंडली और कुछ कह रही है और ये भाई कर कुछ और रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आगरा की एक फैक्ट्री थी और वहां पे वो व्यक्ति जो है, वो जैसे बोला गया उत्तर दिशा बहुत अच्छी होती है, उत्तर दिशा में दरवाजा, वो व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा हुआ था। और उसके पहले उनके पिताजी वो फैक्ट्री चलाते थे, बहुत अच्छी चल रही थी, वो चलाने लगे तो उनको करोड़ों का कर्जा हो गया। उन्होंने मुझे बुलाया, हमने उनकी कुंडली देखी, उत्तर दिशा होती है बुद्ध की, बुद्ध उनकी कुंडली में था एब्सोल्युटली नेगेटिव। उसने कर दिया तबाह। तबाह कैसे कर दिया? क्योंकि जब आप उस जगह बैठेंगे जो ग्रह आपके नेगेटिव है तो आपकी डिसीजन सही नहीं लेंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उल्टा सोचेंगे। बिजनेस और व्यापार किसके ऊपर आधारित है? सिर्फ क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। आप सही समय पे सही निर्णय। सही निर्णय। निर्णय आप किस बेस पे लेते हैं? ब्रेन के अंदर क्या है? केमिकल्स, न्यूरॉन्स। जैसे आपके ब्रेन के कंपन्स होंगे वैसी तो आप, अगर आप स्थिर हैं, आप शांत हैं, आप प्रसन्न हैं, आप गंभीर हैं, तो आपके निर्णय बेहतर होंगे। अगर आपके अंदर एंग्जाइटी है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा बेचैनी में हैं, आप क्रोध में हैं, 99% चांस है आपके डिसीजन गड़बड़ होंगे। वास्तु क्या है? इस प्रकार की हम लोग एलिमेंट्स लगाते हैं, इस प्रकार से वास्तु के ट्रीटमेंट करते हैं और इस प्रकार से संरचना की जाती है कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो ऐसा हो, ऊपर नीचे हो सकता है प्रॉफिट, कभी आपको 2% हो, कभी 10% हो, लेकिन आप कोलैप्स नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्री या फिर किसी व्यापार को हिट कैसे करें? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है, मैंने आपको वही बताया, प्रिंसिपल वही रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। सबसे जरूरी है, जहां पे यदि आपकी फैक्ट्री है तो वहां की लैंड एनर्जी क्या है। कल मैं गया था यूपीएसआईडीसी में, आपने देखा होगा, मैंने देखा ब्लैक चश्मा लगा के हीरो लग रहे थे। तो मैं वहां सबसे पहले जाके लैंड एनर्जी चेक करता हूँ कि यहाँ की भूगर्भ ऊर्जा क्या है और उसको कैसे ठीक। आपने ही जमीन को खराब किया है। किसने किया? हमने और आपने किया ना, यूरिया डाल डाल के, गंदगी कर करके। हम जमीन की ऊर्जा को ठीक भी कर सकते हैं कुछ अच्छी चीजें डाल के। अब जैसे मकान जो बन गया जी, हमने ये ऑफिस लिया तो अपार्टमेंट, मतलब ये बिल्डिंग बन के तैयार था, कॉमर्शियल, हमने इसका 4th फ्लोर लिया और अब इसका लैंड तो किसी और ने देखा होगा, वो तो सब हो गया। अब वहां पे क्या किया जाए? अब यहाँ पे हम लैंड एनर्जी तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो आप फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी है उसको तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी की चीज़ें होती हैं, उसमें हम लोग क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग मिररोलॉजी यूज़ करते हैं, हम लोग ओसारोलॉजी यूज़ करते हैं, हम लोग यंत्रोलॉजी यूज़ करते हैं। यंत्रों में भी शक्ति होती है। मैं यंत्रों पे भी अभी आऊँगा, मैं उस पे भी आऊँगा। तो हम लोग कई प्रकार से ऊर्जा के प्रवाह को यहाँ संचालित कर सकते हैं। हम लोग, मान लीजिए आप 10 लोग आए रोज सुबह बैठ के, सब लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, 1 मिनट बैठ के एक मंत्र का उच्चारण कर लें, खाली ओम ही चैंट कर लें, आप देखेंगे आपकी ऑफिस के वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे इमीडिएटली। तो इस तरीके से भी चीज़ों को किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ये भी चलता है कि ऑफिस में जो कछुआ रख लेने से, जी, क्या फिश टैंक रख लेने से, हाथ में कछुआ पहनते हैं लोग, ये भी वास्तु से जुड़ा है क्या? देखिए, कछुआ का उपयोग वास्तु में है क्योंकि कछुआ जो है एक प्रकार की स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन हर जगह मैं तो कछुए का उपयोग, जैसे मछली का फिश टैंक का, मैंने नहीं देखा फिश टैंक से कोई करोड़पति हो गया हो। किसी जानवर को बंद करके क्यों रखना ब्रजेश जी? किसी जानवर को बंद करके क्यों रखना? उसकी घर जगह, मुझे तो कई बार ये लगता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट देता है फिश टैंक रखना घर में। आप आज़ाद रखिए, उनकी जगह आपके फिश टैंक में नहीं है, उनकी जगह किसी तालाब में है, किसी नदी में है, उनको वहाँ जाने दीजिए। तो जो जहाँ के लिए बना वहीं पे सही, वहीं पे बैठा रहे। जैसे लोग पिंजड़ों में चिड़ियों को बंद करके रखते हैं, क्यों रखना भाई? चिड़ियाँ जो है, कोई किसी भी आदमी को कैद अच्छी लगती है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा। एक मैं शॉर्ट्स देख रहा था, वैसे देखिए पॉडकास्ट हुआ, ये शॉर्ट्स आजकल जो वायरल हो रहे हैं, कोई भी ज्ञान दो, जिनके पास ज्ञान है नहीं वो देते हैं और वायरल होता है। उन्होंने कहा कि घर में जानवर रखना, कुत्ता पालना वास्तु के लिए अच्छा है। अब नहीं, देखिए ऐसा है कि शास्त्र, जो शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं, शास्त्रों में केवल एक ही जानवर को घर में रहने लायक बताया गया है, वो है गाय। गाय एक ऐसी जानवर है जो आपके घर के वास्तु को ठीक कर देती है फ्री में। मैं कल जिस प्लॉट पे गया था जहां की मिट्टी खराब थी, मैंने उनको एक फ्री का उपाय दिया। मैंने कहा गांव में कोई गाय हो तो 2-4 दिन के लिए यहां छोड़ दो, आपकी मिट्टी ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो केवल शास्त्र में
शास्त्रों में कुत्ते का कोई उपयोग नहीं था। घोड़े अस्तबल में बनते थे, घरों में नहीं बनते थे। हाथी गजसाला थी, घुड़साल थी, है ना। तो गाय के अलावा हमारे यहाँ आप लोग पाल देखिए, अब उस समय ये भी था क्योंकि आज की डेट में टीकाकरण है, आज की डेट में मैं ये भी रेबीज का इंजेक्शन लग रहा है, तो उतना समस्या नहीं पहले रही कुत्ते को लोगों लग के जाता साथ है में, काटेगा तो है ना? असर नहीं होगा। हाँ का अब तो उस जमाने में तो थे नहीं, तो लोगों को लगता था क्योंकि बाहर भी घूमते रहते थे कुत्ते, तो बैक्टीरिया और वायरस का प्रभाव होगा। तो यदि आप इस तरीके से रख सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस बिल्कुल जीरो हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन कुत्ते रखने से कोई उपाय कर लेंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, कुत्ता आज बहुत एक ज्योतिष भी मिक्स कर देता हूँ उसमें। कुत्ता जो है वो कहा गया राहु, मेरा हुआ ठीक है ना, लेकिन कौन सा कुत्ता? काला, वो तो भैर हो जाएंगे। कुत्ता किसी प्रकार का हो, काला हो सफेद हो, ठीक है ना। हमारे एक जीजा जी थे बनारस में, वो कहा करते थे कुत्ता सो कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, और कुत्ता सो कुत्ता। ठीक है, तो ये याद आ गया, वो बेचारे अब नहीं रहे तो, लेकिन उनकी बात याद आ गई क्योंकि हम उनके घर जाते थे तो हमें कुत्ता ही कहते, मतलब मजाक में ऐसे जीजा साले का चलता था। तो कुत्ता राहु वो है जो सड़क का कुत्ता है, जिसे कोई पूछता नहीं। जो घर का कुत्ता है वो स्टेटस सिंबल है, वो मोह है। आजकल वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो आदमी नहीं खा पा रहा वो कुत्ता खा रहा है। कुत्ता पालना लग्जरी है, शौक है, या कुत्ता पालना आज की डेट में आप किसी का कल्याण कर रहे हैं? आप बताइए क्या है? अरे स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल आता है शुक्र में, राहु में नहीं आता। आपको यदि राहु को ठीक करने का उपाय कर रहे हैं तो जो गली में कुत्ते घूमते रहते हैं उनको बिस्किट दिया, उनको ये आपको मिल गया समाधान। तो राहु केतु तो उनसे कुछ होना नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो शास्त्र में कुत्ते को ठीक नहीं बताया गया है वास्तु के अनुसार, ठीक है ना। और ग्रह अनुसार मैंने बताया आप रखिए, मैं भी जानवरों को प्रेम करता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कुत्तों को निकाल दीजिए, ना मैं उनको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। खाली मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बहुत कुछ आपका भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आपको भला करना है तो जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं उनको जाके बिस्किट खिलाइए, उनकी सेवा करिए, तब आपको लाभ होगा। बच्चों को हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कोई विशेष एरिया जहां पे उन्हें बैठना चाहिए घर का? 2 एरिया हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। एक जो साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में एक जगह होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वो सबसे आइडियल जगह है बच्चों के लिए। उसके ठीक सामने 180 डिग्री में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जगह होती है, वहाँ भी आप बच्चों को बिठा सकते हैं। 2-3 चीज़ों को ख्याल रखिए, बच्चों बेटर करेंगे। पहली बात, बच्चे कहीं भी पढ़ें साउथ ईस्ट में ना पढ़ें, नॉर्थ वेस्ट में ना पढ़ें। नॉर्थ वेस्ट में पढ़ेंगे मन नहीं लगेगा, उनको डिप्रेशन होएगा। आपको साउथ ईस्ट में रहेंगे तो उनका मन, उनका जो है वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गुस्सा सा आ जाएगा, ठीक है। और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हो सकता, साउथ वेस्ट जिसको डिस्पोजल जोन बोलते हैं, यहाँ बच्चे ना हो। नॉर्थ में बच्चों का कमरा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का कमरा हो सकता है, ईस्ट ऑफ मतलब नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक या वेस्ट साउथ वेस्ट तक आप बच्चों का बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके टेबल के ऊपर एक केसर से स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर मोर पंख से स्वास्तिक बना दीजिए। मोर पंख से स्वास्तिक कैसा होता है मैं फोटो भेज दूंगा, आप लगा सकते हैं। मोर पंख से आप स्वास्तिक बना के उनकी आई के सामने लगा दीजिए। और जब आप माँ बाप जो भी बना रहे हैं वो ऐसे सांस रोक के बनाएं, रोक लें, होल्ड करें, केसर से ही बना दें कि मेरे बच्चे का अच्छा रहे। बस आप देखेंगे स्वास्तिक जो है वहाँ की एनर्जी को 108 गुना बढ़ा देता है, बच्चे बेटर करेंगे। बस एक छोटे छोटे से उपाय हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो कुछ क्रिस्टल्स आते हैं, उसकी टेबल के ऊपर रख दीजिए। हम लोग पिरामिड भी यूज़ करते हैं कई बार, कि जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक त्रिधातु का, 3 धातुओं का मिलकर पिरामिड आता है, वो आप जो है एक विशेष डायरेक्शन में करके रख देंगे तो उससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन बेटर होता है। कुछ सवाल हैं जो थोड़ा जल्दी से हम लोग जी, जी। रैपिड टाइप में पूछ रैपिड लेते हैं कि माँ बाप का कमरा किस कोने में होना चाहिए, घर के किस हिस्से में? माँ बाप का कमरा वेस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट में हो सकता है। घर के जो मुखिया हैं हाँ, उसका कमरा वेस्ट, साउथ, हाँ। इन तीनों जगहों में सबसे अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छा है कुंडली के आधार पर पर्सनलाइज तरीके से निकालना कि आपके लिए क्या बढ़िया है। किचन किधर होना चाहिए? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट।
अच्छा, घर में ये बताइए, सीढ़ी के नीचे क्या वॉशरूम नहीं होना चाहिए? सीढ़ी बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, सीढ़ी व्यापार को रिप्रेजेंट करती है, सीढ़ी बहन है, बेटी है। और इसलिए बाथरूम जब सीढ़ी के नीचे आ जाता है तो घर की महिलाएं पट्टी बांध करके सर में घूमती हैं, उनको कोई ना कोई दिक्कत आती है, घर की किसी बिटिया को तकलीफ हो सकती है और व्यापार नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि बुद्ध खराब कर रहे हैं आप। बाथरूम हो गया राहु और बुद्ध हो गया व्यापार, आपने ग्रहण लगा दिया अपने व्यापार पे, तो इसलिए समस्याएं आती हैं। पूजा का कमरा किस कोने में होना चाहिए? पूजा कमरा आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, वेस्ट में ही बना सकते हैं, नॉर्थ में ही बना सकते हैं, ईस्ट में ही बना सकते हैं। घर में तुलसी का क्या महत्व है? घर में तुलसी का बहुत महत्व है, क्योंकि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी आती है, जो सन एनर्जी आती है, उसको वृक्ष जो है वो 90% 95% तक कंजर्व कर सकते हैं और उसके बाद घर में सप्लाई कर सकते हैं। और तुलसी के अंदर एक मरकरी का कंटेंट होता है, मरकरी भी होती है, और मरकरी का कंटेंट किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रोकता है आपके घर में आने से लिए। इसलिए घर में नॉर्थ ईस्ट में तुलसी लगाई गई कि नेगेटिविटी को रोकेगी, पॉजिटिव एनर्जी को कंजर्व करेगी, हमारे घर में सप्लाई करेगी, हमारे घर में ऑक्सीजन आएगी, हम लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगे। अब जो एक सवाल जो अब आप आखिरी सवाल पे हम आते हैं, जो एक सवाल मैंने रोक के रखा था बहुत देर से, वास्तु में शक्तियों का क्या महत्व है, सिद्धियों का क्या महत्व है? ये शक्ति और सिद्धियां तो क्या है, शक्ति क्या है, देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि सटल एनर्जीज का तो इन्वॉल्वमेंट रहता ही है वास्तु में, क्योंकि वास्तु 20% दिख रही है, 80% तो नहीं दिख रही, और यही प्रॉब्लम, इसलिए बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, यदि जब हम किसी के घर में वास्तु करने जाते हैं तो किसी भी जगह में किसी भी प्रकार की एनर्जीज हो सकती हैं, खास तौर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। इसलिए बोला गया प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्रे अग्नियाम अग्नि देवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यम खड्ग धारणी। कहा गया है कि वाराही दक्षिण में हमारी रक्षा करें और चामुंडा हमारी सभी दिशाओं में रक्षा करें। तो हम जब शक्ति का आवाहन करते हैं तो सब रक्त बीज जो भी प्रकार के राक्षस हैं वो सब भाग जाते हैं। दूसरा यह है कि शक्ति के संचार से ही आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, और यदि आपके पास में शक्ति है तो आपको कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। काय का वास्तु दोष? ईश्वरी शक्तियों से ऊपर थोड़ा ना वास्तु है। आप सुबह 4 बजे उठ के आप किसी को अपने माँ दुर्गा की शरण में चले जाइए, माँ काली की शरण में चले जाइए, शक्ति की शरण में जाइए, आपकी वास्तु वैसी ठीक हो जाएगी, कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लेकिन आप भाव के साथ में, समर्पण के साथ में जाएं। और जब हम लोग वास्तु पूजन करते हैं तो इसलिए शक्तियों का आवाहन करते हैं क्योंकि हमको नहीं पता है। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ऐसा है, क्योंकि हमारी वो मालकिन है, हम उनके सेवक हैं, हमारा जीवन चलता उन्हीं की। तो यानी जो शक्ति और सिद्धि की जो पूजा करते हैं, मतलब उससे कई तरीके के वास्तु दुरुस्त हो सकते हैं, और मन जो आप मतलब आपके मन में है, जो इच्छा है, वो सब प्राप्ति हो जाती है। सिद्धि क्या है? सिद्धियों को लोगों ने गलत तरीके से समझा है। सिद्धि नाम की कोई चीज क्या होती है? सिद्धि तो आपको भी है ना, ये जो आप बोल पा रहे हैं ये भी सिद्धि है ना। सिद्धि इज व्हाट? एक्सपर्टाइज होना किसी चीज में, किसी चीज को के ऊपर नियंत्रण किसी विषय पर कर लेना, वो सिद्धि है। सिद्धि का मतलब ये नहीं होता कि मैंने ऐसे बजाया और मैंने किसी के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दिस इज ऑल ब्रेन पावर, सब कुछ ब्रेन में है। शक्ति का मतलब ये है कि यदि आपके शरीर में, मन में शक्ति है, आप इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, ठीक है ना, अब वो किसी तरीके से हो, शक्ति की आराधना करके हो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, भगवान बंदे से खुद पूछे, बेटी बता तेरी रजा क्या है। क्यों? जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं, जो साधना करते हैं, उनको तो कोई वास्तु नहीं होती, उनको आप कहीं बिठा दो। क्यों? क्योंकि आपकी ऑरा, आपकी फील्ड, आपका जो ब्रेन है इतना मजबूत हो चुका है कि चाहे कोई भी एनर्जी हो, आपको भेद ही नहीं सकती है। तो इसलिए शक्ति की साधना हमारे यहाँ जब भी गृह प्रवेश या वास्तु होता है तो उस समय चंडी, लेकिन वो होना चाहिए आपके पास में, आपके अंदर इतनी तथा होना चाहिए कि आप बुला भी तो सकें। खाली घंटी हिलाने से तो कुछ होगा नहीं ना ब्रिजेश। आपके अंदर साधनाएं होने चाहिए कि आप जब कोई मंत्र पढ़ें तो उसमें शक्ति और क्षमता हो कि एनर्जी का प्रवाह है, आप वहां महसूस कर सकें। आप जब बोले वहां पे किसी का नाम लें तो वो आकर के आपकी रक्षा करने के लिए कोई शक्ति आपके साथ मौजूद हो। और मैं सभी वास्तु शास्त्रियों से बोलता हूं, अपने मित्रों से बोलता हूं कि जब तक तुम्हारे पास साधना ना हो, इस फील्ड पे मत जाओ। और यही कारण है, आप देखेंगे कि जब से कर्मकांडी ब्राह्मण सब करने लगे, या लोग वास्तु 99 रुपए का लोग कोर्स करके 3-3 दिन का करके जो लोग कर रहे हैं, उनके घर में आप देखेंगे 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के अंतर्गत कोई ना कोई समस्या आ जाती है, बहुत खतरनाक बीमारियां आ रही हैं। क्यों?
क्योंकि आपके पास सुरक्षा प्रणाली है नहीं है, साधना आपने की नहीं है और आप कूद पड़े और आप किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो सकते हैं। तो जो भी इस फील्ड में है, आप साधना करिए, आप रोज जो भी आपकी इष्ट हैं उनको नित्य प्रति आप साधना करिए, उनको साधने का प्रयास करिए, उनकी ऊर्जाएं आपके साथ होना चाहिए ताकि आप खुद भी सुरक्षित रह सकेंगे। और जब मैं ही सुरक्षित नहीं रही हूं तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? सही बात है। तो इसलिए मतलब आप किसी एनर्जी को अगर आप बुला रहे हैं तो उतनी पावर आपके पास भी हो कि उस एनर्जी को एंटरटेन कर पाए। एंटरटेन कर पाए। मैं ब्रजेश जी अभी क्या बताऊं, लोग मुझे गलत डायरेक्शन में ले लेंगे। जब हम लोग किसी उसके लिए जाते हैं, किसी प्लॉट पे, किसी जमीन पे, क्योंकि मैं जैसे हम लोग जिस फील्ड के हैं ना, एनर्जीज आर वेरी इंटेलिजेंट, सटल एनर्जीज पहचान लेती है कि ये कौन सा आदमी है, ये क्या करने आया यहाँ पे। तो यदि आपके पास सुरक्षा चक्र नहीं है तो तुरंत आपको दिक्कत हो जाएगी। कई बार हमारे घुटनों क्रॉस में दर्द कनेक्शन लग जाए। हाँ, हमारे भले ही मैंने बुलेट प्रूफ पहन रखी है, भगवती की कृपा है, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे पता है मुझे दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति कुछ नहीं कर सकती। गोली चलेगी तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर गोली चली तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं भेद पाएगी, लेकिन पसलियां तो टूट ही सकती है ना। तो समटाइम्स आल्सो हमारे भी कभी दर्द होता है, कभी ये दर्द हो जाता है, एंड वी डू सर्टेन एक्टिविटीज टू रिमूव इट। तो इसलिए अपन को प्रोटेक्शन की क्षमता होना चाहिए। इसलिए हम जब भी कोई एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम लोग कभी भी किसी जमीन पे जाते हैं, सबसे पहली चीज क्या है, वहां से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना। वो किसी को आता हो, वहां से वास्तु चालू होती है हटाने से। आप किसी जमीन पे निर्माण करने जा रहे हैं तो आपको तो प्लेन जमीन दिख रही है, साधारण व्यक्ति को तो पता ही नहीं कौन रह रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई ना कोई रह रहा है वहां पे, और करोड़ों साल से वहां पे रह रहा है, कब्जा कर रखा है करोड़ों साल से। तुम तो आ जाए ना, वहां तो कोई ना कोई रह ही रहा था ना, कोई ना कोई एनर्जी होगी ना वहां पे। इसलिए वास्तु में सबसे पहले क्षेत्रपाल आज्ञा, उसके बाद वास्तु आज्ञा का विधान है कि वहां रह रही सभी शक्तियों से आप, उसमें लगता कुछ नहीं है, 50-100 रुपए, एक नारियल, एक जनेऊ, एक दीपक, हाथ जोड़िए, और ये इतना सबको करना चाहिए। आप कोई घर बनाएं, कोई निर्माण करें, कुछ भी करें, मान लो आप ऑफिस में कुछ भी अपने रंग रोशन भी करना चाहते हैं, एक नारियल लाइए, एक जनेऊ लाइए, एक दीपक जलाइए, बोलिए हे क्षेत्रपाल देव, रक्षक देव, यहाँ पे उपस्थित सभी ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं से मेरा निवेदन है कि यदि हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। मैंने ऑफिस किराए में लिया था, घर किराए पे लिया है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, आप हमारी रक्षा करें, आप हमें आज्ञा प्रदान करें, हम यहाँ रंग कराने जा रहे हैं। आप देखेंगे आपका काम कम पैसे में जल्दी हो गया। अच्छा, यानी कोई अड़चन नहीं आएगा? कोई अड़चन नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है इंसान काम करने जाता है, पैसा रहता है, फिर भी काम नहीं कर पाता है। आप देखेंगे तो छोटी चीज है कि लोगों के मकान बनते हैं, घटना घटती है घर में। अक्सर आप देखेंगे कि लोगों के घर में नया मकान बना तो आप देखेंगे महीना 2 महीना इधर उधर में कुछ घटना घट गई, तो आप समझ जाइए कि जहां पे मकान बन रहा तो वहां कोई समस्या है, परमिशन ग्रांटेड नहीं है। परमिशन ग्रांटेड, तो आप परमिशन ले लीजिए। 100 रुपए एक नारियल, 40 रुपए का, एक 5 रुपए का जनेऊ खर्चा होता है। हम सिद्धि शक्तियों पे आराम से बात करेंगे। हम एक फिर से पंचायत लगाएंगे और सिद्धि, और सिद्धि क्या, शक्ति, महाविद्या, इन सब पे बात करेंगे और फिर से बतौर मेहमान आपको बतकही चौक पे बुलाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत। राम राम।